अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आज हम 7.2 शुरू करेंगे जो कि रिलेटेड है परम्यूटेशन से। तो 7.1 में फैक्टोरियल का कंसेप्ट था, वो डिटेल से मैंने आपको बताया। तो 7.2 में जो है वो परम्यूटेशन है। तो बेटा परम्यूटेशन एक्चुअली एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट को कहते हैं कि आप कोई भी आइटम्स हैं उनको एक ख़ास अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस अगर आप उसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं जिसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, उसे परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास के अंदर टोटल जो हैं वो 50 चेयर्स हैं, और मैं ये कहूँ कि आपने क्या करना है कि आपने उन चेयर्स को इस तरह अरेंज करना है कि आपने हर रो में जो है वो 10 चेयर्स रखनी है। तो इस तरह देखें आपकी टोटल 5 जो है ना वो बन जाएंगी रोज़। तो अगर इसमें देखिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और एक स्पेसिफिक एक अरेंजमेंट है। मतलब अगर आप कोई भी फर्स्ट रो में 7 रख दें, सेकंड में 3 रख दें, 2 रख दें, तो इस तरह नहीं। मतलब अगर मैं आपको एक पहले से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बताऊं कि आपने इस अरेंजमेंट से जो है ना इन चेयर्स को रखना है, तो उसे परमोटेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे देखें अगर इसी तरह कोई कोई बच्चा जो है वो पोजीशन लेता है फर्स्ट, तो उसकी एक स्पेसिफिक एक अरेंजमेंट है कि वो नंबर 1 पे आ रहा है। उसे आप नंबर 2 और नंबर 3 पे नहीं कर सकते क्योंकि उसने फर्स्ट पोजीशन ली है, वो नंबर 1 पे है। तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के मुताबिक नंबर 1 पे आया हुआ है। तो जिसमें एक खास एक अरेंजमेंट हो उसे परमुटेशन कहते हैं। तो साथ साथ मैं मजीद आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता रहूँगा। बस आपने जेहन में रखना है कि परमुटेशन कहते हैं अरेंजमेंट को। अगर आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को एक खास ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे परमुटेशन कहा जाता है। तो अवेल्युएट करते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया नंबर 1, उसमें उसने लिखा हुआ है कि अवेल्युएट द फॉलोइंग। तो परमुटेशन का स्टूडेंट्स फार्मूला आपने बेटा याद रखना है। सबसे पहले परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR। N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और R का मतलब होता है जो आपने उसमें सिलेक्शन करनी है। जैसे मैंने कहा था सिलेक्ट करें कि फर्स्ट रो में आपने 5 चेयर रखनी है, सेकेंड रो में भी 5 रखनी है, थर्ड में भी 5 रखनी है। तो ये जो आपको कहा जाता है सिलेक्शन, तो वो जो है वो आर होती है। ठीक है। और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो फार्मूला एन पी आर का होता है पी स्टैंड फॉर परम्यूटेशन। तो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है 7.1 में। और ये नीचे है एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। बस इस फार्मूले को आपने याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले के ऊपर बेस कर रही है। क्वेश्चन हमारा क्या है 10 pn। 10 pn। तो 10 का मतलब मैंने आपको बोला था कि ये n होता है, ऊपर वाली वैल्यू n होती है। देख लें ऊपर n है और नीचे r है, और नीचे r के आ रहा है 5। इसी फार्मूले को आप कंपैरिजन करें p को p के साथ, n को 10 के साथ और r को 5 के साथ, तो n 10 और r जो है वो आपके पास 5 आ गया। तो फार्मूले में वैल्यू लगाई, देखिए यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे p आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो इसका फार्मूला क्या है n फैक्टोरियल। n का मतलब 10 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है फिर n है बेटा, फिर 10 आ गया, और माइनस क्या है r। r क्या है, r आपकी वैल्यू 5 है, तो 5 आ गया होल फैक्टोरियल। ये 10 का फैक्टोरियल आ गया, 10 में से 5 5। आप फार्मूले को इस तरह जबानी हमेशा याद रखें, ऊपर n होता है और नीचे n का फैक्टोरियल होता है और नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। यानी टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से जितने भी आपने सिलेक्ट करने हैं वो माइनस कर दें उसका फैक्टोरियल। n ऊपर है और नीचे n में से माइनस है। ठीक है। इस तरह फार्मूला याद रखें। तो अभी अब देखें मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में बताया था कि इन बड़ी वैल्यू है 10। 10 को ओपन कर लें कहाँ तक, जो नीचे लिखा फैक्टोरियल वहाँ तक। तो देखिए मैंने लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 मैंने स्टॉप किया, वहाँ पे मैंने फैक्टोरियल स्टूडेंट्स लिख दिया, और नीचे क्या आ गया 5 का फैक्टोरियल। अभी अब देखें बेटा 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज क्या बची हैं 10 9 8 7 और 6। इसको आप कैलकुलेटर से सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 3240 आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। 10p5 का आंसर आ गया 3240। वैसे तो कैलकुलेटर के अंदर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके पास 10p5 आ जाएगा, यही आंसर देगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस आपने करना है। मैंने आपको बताया भी था परमुटेशन को यूज़ करने का कि 10p5 आपने कैसे करना है। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा दोबारा जो है स्टूडेंट्स बता देता हूँ कि आपने कैलकुलेटर को बाकायदा जो है वो किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने फार्मूला यूज़ करना है, मतलब अपनी वो क्या कह लें उसके लिए चेक के लिए कि भाई हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट यही आंसर देगा। अगर मैं देखें
देखें आपको ये बताऊं, ये मैंने ऑन किया बेटा और आपके पास क्वेश्चन है 10P5। तो देखें सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे 10 लिखेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर आप दबाएं तो ये वैसे डिफरेंट जगह पे होती हैं कीज़, लेकिन आप ढूंढ लें आपको ज़रूर मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ना NPR जो मल्टीप्लाई का होती है की इसके ऊपर लिखी होती है। तो देखें बेटा मैंने उसको शिफ्ट के साथ यूज़ किया तो P आ गया, ठीक है। वो देखें P आ गया और उसके बाद नीचे क्या है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। तो देखिए 10P5 आ गया, 10P5। इसका मैंने आंसर लिया, आपके पास क्या आ गया 30240। तो देखिए आपका आंसर क्या है 30240, देखें वही आंसर है। तो ये देखें डायरेक्ट उसने कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दे दिया, लेकिन पेपर में आपने पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ बेटा कि ये देखें 10P5 है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लिखेंगे 10, आपने 10 लिख दिया, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई के ऊपर होगा मेरा ख्याल है साइन, आप देख लीजिएगा कैरेक्टर जैसे भी आपको NPR नजर आएगा। तो वो देखो P आ गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने 5 को प्रेस किया और मैंने इक्वल कर दिया। तो अब आपके पास 30240 देखें आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपने NPR की को यूज करके अपने आंसर को चेक कर लेना है, लेकिन आप पेपर के अंदर सोल्यूशन जो है वो आपने इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गए। उसके बाद है NP2, सेम उसी तरह देखिए बेटा ऊपर वाली वैल्यू n होती है, नीचे वाली r होती है। तो अब देखिए फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, n का मतलब 5 फैक्टोरियल। जब मैं n बोलूं तो 5 है, जब मैं r बोलूं तो वो 2 है। नीचे वाले को r कहते हैं, ऊपर वाले को n कहते हैं। तो नीचे क्या आ गया, फार्मूला क्या है n माइनस r। तो n क्या है 5 और 2r आ गया फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 में से 2 3 फैक्टोरियल। तो अभी आपने देखें 5 को आपने कहां तक ओपन करना है, 3 तक। तो मैंने लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रोकना है, तो मैंने फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। बात समझ आ गई। और नीचे क्या आ गया 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसको भी दिखाता हूँ। ये देखें मैंने लिखा स्क्रीन पे बेटा 5 और उसके बाद मैंने शिफ्ट की की को प्रेस किया, फिर मैंने P ले आया वो देखें, और उसके बाद मैंने क्या करना है 2 है साथ। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया 20। तो देखिए आपका आंसर क्या है 20। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। थर्ड है बेटा हमारा कि 7P7, ठीक है, यानी इसमें n भी 7 है और आपका r भी 7 है। तो क्या आ गया n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल आ गया, 7 में से 7 क्या आ गया 0 का फैक्टोरियल। और आपने इस चीज़ को भूलना नहीं कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है बेटा वो 0 ही होता है। मैं इंशाल्लाह आपको हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा। तो ये आ गया 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, और 7 का जब आप फैक्टोरियल लेंगे तो वो क्या आएगा 5040। देखिए मैं वो भी आपको दोबारा एक दफ़ा आपकी रिवीजन के लिए बता देता हूँ। अभी आप देखें आपने 7 लिखा और शिफ्ट के साथ ये मैंने आपको बोला था कि ये ऊपर देखें की बनी हुई है, फैक्टोरियल का साइन है, ये मैंने प्रेस कर दिया, वो देखें फैक्टोरियल आ गया। तो 7 का फैक्टोरियल 5040 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने वही लिखा है 5040 और नीचे 1 से डिवाइड होगा वही आंसर आएगा। फिर आ गया आपके पास क्वेश्चन 10P3। उसी तरह देखें बेटा 10 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अभी 10 में से 3 7 आ गया। आपने क्या करना है, अभी इसको मैंने आपको बताया था कि बड़ी वैल्यू 10 है, 10 को ओपन कर लेंगे 7 तक। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे 7 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे, 10 9 8 आपके पास बच गया। और अभी आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, ठीक है। मैं आपकी मजीद प्रैक्टिस के लिए फिर बताता हूँ। ये देखें मैंने लिखा 10 स्क्रीन पर स्टूडेंट्स 10, और उसके बाद मैंने शिफ्ट किया और मल्टीप्लाई का साइन किया, देखें P आ गया। और अभी मैंने क्या लिखना है नीचे 3, तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है 720। तो देखिए यहाँ 720 ही आंसर आया हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। तो मैं साथ साथ आपको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है किसके लिए, शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के लिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो क्वेश्चन दिया हुआ है NP3 इज इक्वल टू 504। तो देखिए बेटा फार्मूला लगा दिया। NPR का फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर n का फैक्टोरियल होता है, नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो मैंने अभी आपके पास क्वेश्चन क्या है NP3, तो मैंने n का फैक्टोरियल लिखा और उसके बाद फिर n लिखा, और r आपके पास यहाँ पे क्या था, कंपैरिजन करें, r आपके पास 3 है और n नहीं है, तो वो क्या आ गया n माइनस 3 और साथ क्या है फैक्टोरियल। और 504 को मैंने 9 इंटू 8 इंटू 7 लिख दिया। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, मैंने आपको बोला था एलसीएम से आप चेक कर सकते हैं कि इसको हम एक जो है वो कंसेक्टिव नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे आपके पास प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके
देखिए आपको ये ज़रूर मिलेगा, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो 9 और 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। इसकी वजह आपको बताता हूँ ये ऐसी शक्ल में क्यों लिखा है। अभी आप देखें एन माइनस, हमेशा याद रखें बड़ी वैल्यू जो होती है वो ओपन होती है, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के अंदर छोटी वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू तक ओपन करना पड़ता है। तो देखें बेटा यहाँ पे n 3 टाइम कम हो चुका है, माइनस का मतलब कम, इसका मतलब है ये छोटी वैल्यू है, n बड़ी वैल्यू है, तो n को ओपन करना है। n को कहाँ तक ओपन करना है? n-3 तक। तो देखें n को ओपन कैसे करते हैं, n और अगली वैल्यू क्या आएगी n-1, फिर अगली n-2, फिर n-3। यहाँ पे मैंने रुक जाना है क्योंकि मुझे नीचे नजर आ रहा है कि n-3 लिखा हुआ है, तो मैंने n-3 के साथ रुकना है, तो मैं फैक्टोरियल लगाऊंगा, तो नीचे n-3 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अभी आप देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास n इंटू n-1 n-2 रह गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया, 9 8 और 7 को देखें मैंने कैसे लिख लिया है, 9 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 8 को मैंने लिख दिया 9-1 8 ही होता है, 7 को मैंने लिख दिया 9-2 वो 7 ही होता है, ठीक है। अभी आप इन दोनों को जरा कंपेयरिंग करें, मैंने लिखा हुआ है कंपेयरिंग, तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी। देखें आप n को 9 कंसिडर करें तो वही तरतीब जो इधर लिखी है वही इधर लिखी हुई है। देखें n इंटू n-1 9 इंटू 9-1, फिर क्या लिखा हुआ है n-2, देखें 9-2, सेम वही तरतीब, जहां जहां n आ रहा है वहां वहां 9 आ रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 9 आ गई। देखें n की जगह देखिए फिर 9, फिर n की जगह पर 9, फिर n की जगह 9, बाकी देखिए उसी तरह ही आ रहा है 1 और 2, देखिए 1 और 2 माइनस। जब ये सेम चीज बन रही हो तो n जहां आ रहा है जिस पोजीशन पे वो n की वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है सर। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है 15pn और आगे उसने 15 14 13 12 और 11 दिया हुआ है, तो इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं 15 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस n का फैक्टोरियल। इसको अभी ज़बानी याद कर लो बच्चों कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो देखें 15 माइनस n का फैक्टोरियल, और इसको देखें अगर मैंने फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है तो एक्सरसाइज फर्स्ट में मैंने समझा दिया था कि इससे अगली जो वैल्यू आ रही है, इससे अगली वैल्यू कौन सी होती है 10, उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आप इसको फैक्टोरियल की शक्ल में लिख सकते हैं। ये मैं आपने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 ये जो थी आपकी 7.1 उसमें आपने सीखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन को फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आपने इसकी आखिरी वैल्यू जो है बेटा 10 आ रही है, 10 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो देखें वही किया, बाकी सारा स्टेप वही है। आप इसे भी क्लोज करेंगे तो देखें किस में क्लोज होगा, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो लेफ्ट फर्स्ट पे होता है उसमें क्लोज कर देते हैं, तो 15 का फैक्टोरियल से सारा क्लोज हो गया, ठीक है। इसे ओपन करेंगे फिर ये चीज़ आएगी, और नीचे आ गया 10 का फैक्टोरियल। अच्छा बच्चों अभी आपने ये समझना बेटा, देखें 15 का फैक्टोरियल 15 के फैक्टोरियल से मैंने कैंसिल कर दिया, ऊपर 1 आ गया इधर भी 1 आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अभी आप देखें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 फैक्टोरियल को मैंने देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अभी आप दोनों तरफ अगर फैक्टोरियल हो तो उनको आप कैंसिल कर सकते हो, ये फैक्टोरियल का रूल है। इसको मैंने इससे कैंसिल किया तो 10 = 15 माइनस n आ गया, उसके बाद n को इधर लेफ्ट पे ले आया, 10 को मैं राइट पे ले गया, तो 15 में से 10 5, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपके सामने के लिए एक और काम करता हूँ, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए, तो फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ठीक है, और 10 = 15 माइनस n आ गया। तो इस तरीके से आपके पास n की वैल्यू 5 आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 को शॉर्ट में इसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो आगे चलते हैं, ये आ गया थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि NP5 रेशियो n-2P2 = 540 रेशियो 1, ठीक है। ये भी वही थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने n ही फाइंड करना है। फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, तो मैंने NP5 लिखा, और रेशियो का मतलब क्या होता है डिवीजन, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया n-2, इस रेशियो को इस लाइन में चेंज कर दिया बस, वो ये भी 540 और डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। तो फार्मूला ऊपर भी लगाएं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या आएगा n-5 का फैक्टोरियल। उसके बाद मैंने देखें बेटा ये डिवीजन की लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखें n-2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल। अभी इसको बहुत अच्छा याद कर लो बेटा फार्मूले को, पहले ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल होता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली, देखें ऊपर वाली वैल्यू n-2, नीचे वाली क्या -2 उसका फैक्टोरियल। अभी आप देखें यहाँ पे जो चीज़ आपकी सबसे अच्छी समझने वाली स्टूडेंट्स यही है कि आपने किस वैल्यू को ओपन करना है, ठीक है। वो मोस्टली क्या करेगा कि वैल्यूज रिलेटेड देगा, कैंसिलेशन होगी, ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस में कैंसिलेशन होगी। अभी आप देखें यहाँ पे n फैक्टोरियल आपको मिल रहा है, और ये अच्छा इस स्टेप में मैंने क्या किया है, सिंपल
इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। जब आपको पता ही है, आप शुरू की क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये एक रकम क्या होती है, उलट जाती है, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे। तो देखें बेटा, ये ऊपर चली गई, n -2 कितना हो गया, -4, तो n -4 मैंने ऊपर लिख दिया और n -2 नीचे लिख दिया, डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो गई। ठीक है जी। अभी आप देखें कि अभी आपने इसे ओपन करना है, n जो है n, अभी आप देखें ये एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है, n फैक्टोरियल। तो मैंने n फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन कर लिया, मैंने n-2 तक कर लिया। तो इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, n इंटू n-1 n-2 पे मैंने रोक दिया। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। इसी तरीके से अभी आप देखें इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये दोनों करीब है, इन दोनों का अपना रिलेशन बनाया। अभी n फैक्टोरियल को 5 तक ओपन करेंगे, लंबा काम हो जाएगा। n और 2 आपस में करीब करीब है और 4 और 5 करीब करीब है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें। तो मैंने इसी तरीके से इन दोनों को भी देखा कि n-4 है वो बड़ी है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू होती है बड़ी वो छोटी होती है एक्सेल पे। अगर आप बोलेंगे तो -5 इज लेस देन -4, तो -4 बड़ी वैल्यू है, इसको ओपन करेंगे। तो मैंने लिखा n-4, इससे अगली वैल्यू एक और कम हो जाएगी तो n-5, वहां पर रोकना है तो मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। अभी आप देखें बेटा कैंसिलेशन, n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया n इंटू n-1 n-4। ठीक है, और राइट साइड पे वही वैल्यू चल रही है। अभी इसी तरह ही 540 को आपने 10 इंटू 9 इंटू 6 लिख लिया। मैंने कहा था इसका एलसीएम लेके चेक करें, आपको ये 3 पेयर जरूर मिलेंगे। आप खुद प्रैक्टिस करें, ज्यादा आपको अच्छी समझ आएगी। उसका आप एलसीएम बना लें, जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे आप देखिए उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 10, 9 और 6 बनाएं उसको। ठीक है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 6 54 होता है, 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 ही आएगा आपके पास। ठीक है, अभी आप देखें उस पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, इस 10 को क्या लिख सकते हैं 10, और 9 को 10-1 और 6 को आप लिख सकते हैं 10-6। ठीक है, देखिए 10 में से आप 6 सॉरी यहां पे आएगा 4, सॉरी बच्चों 4, 10 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। अभी आप देखिए दोनों तरतीब दोनों साइड पे एक जैसी आ रही है। देखिए n की जगह पे 10 आ गया, फिर n की जगह पे 10 आ गया, आगे क्या लिखा हुआ है -1, तो -1 आ गया। फिर देखिए n की जगह पे फिर 10 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। देखिए दोनों सेम ऑर्डर नजर आ रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो n की वैल्यू 10 बन रही है। देखिए n तीनों की जगह पे क्या आ रहा है 10, और उसी तरह ही -1 भी आ रहा है और -4 भी आ रहा है। इसका मतलब है हम कंपेयरिंग में n निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू आपकी बेटा 10 आ गई। देखिए तीनों जगह पे जो n है उन तीनों जगह पे 10 लिखा हुआ है, तो कंपेयरिंग करेंगे तो n की वैल्यू 10 आ गई। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करना है क्या, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। फर्स्ट प्रिंसिपल इसका यही है ना कि ये जो NPR जो होता है वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r होल फैक्टोरियल होता है। तो अभी आप देखें इसकी मैंने क्या की, राइट साइड ले ली, लेफ्ट तो पहले सिंप्लीफाइड है क्योंकि उसका फार्मूला सीधा सीधा NPR का आपके पास फार्मूला है। आपने इस राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट लेकर आनी है। तो मैंने राइट साइड लिखी n इंटू n-1 p डिवाइड बाय r-1। ठीक है, तो अब देखें ऊपर वाले, आपने नहीं परेशान होना ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे क्या होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल, n-1 माइनस r, माइनस की वजह से ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही लिखा है, और साथ ये वाला जो n है मैंने इस साइड पे लिख दिया। ठीक है, अभी ये वाला n ये लिखा हुआ है और n-1 का फैक्टोरियल, नीचे देखिए 1 से कैंसिल हुआ तो n-r का फैक्टोरियल आ गया। अभी आप देखिए आप क्या करेंगे, n-r ये लिखा हुआ है। अभी आप देखें अगर इसे क्लोज करें, इसे आप क्लोज करें तो n-1 से पिछली टर्म कौन सी होती है, n होती है। तो अगर आप क्लोज करेंगे तो इस टर्म का क्या आएगा n फैक्टोरियल, यानी n इंटू n-1 को मैं क्या लिख सकता हूं n फैक्टोरियल। ठीक है, इसे मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि फर्स्ट जो है ना, देखें अगली नेक्स्ट टर्म यही है ना कंसेक्टिव टर्म, n के बाद n-1 आता है। अगर मैं इसे क्लोज करना चाह रहा हूं तो मैं n में कर सकता हूं n फैक्टोरियल। चलें आप इसे ओपन करके देखें n फैक्टोरियल को। इसकी अगली फर्स्ट टर्म क्या आएगी n इंटू n-1 फैक्टोरियल। देखें ऊपर वही लिखा हुआ, इसकी फर्स्ट टर्म आगे लेके जाए ना, तो इसको आप ऐसे क्लोज कर दिया आपने। अभी आप देखें ये फार्मूला किसका बन गया, n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। अभी 3 पार्ट्स हमने पीछे किए, क्वेश्चन 1 भी किया 2 भी किया, तो ये फार्मूला किसका है NPR का है। तो मैंने इसकी जगह पे NPR कर दिया, तो देखिए आपकी लेफ्ट साइड आ गई। ठीक है, तो मैंने राइट को लिया, मैंने लेफ्ट को प्रूव कर दिया, तो इस तरह दोनों साइड कंप्लीट हो गई। तो आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में NPR को हमने प्रूव करना है इसके इक्वल।
यानी ये रिजल्ट जो है ना हमें NPR दे। मैंने इस पूरे रिजल्ट को लिख दिया यानी राइट साइड को, और आप बगैर सोचे हुए बेटा फार्मूला लगा दें। देखिए फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय क्या होता है n-1 और नीचे माइनस वही r आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई, और प्लस ये r आ गया। फिर आप फार्मूला लगाएं n-1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है n-1 माइनस r, माइनस की वजह से ये +1 हो जाएगा +1। ठीक है सॉरी बेटा, अभी आपको बार बार बता चुका हूं कैसे फार्मूला एक्सपेंड होता है। NPR का ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है जी, आप इस तरह में ज़बानी याद कर सकते हैं फार्मूला। इसको एज इट इज लिखा, आर भी एज इट इज लिखा बेटा, ये भी एज इट इज, सिर्फ मैंने 1 को आपस में कैंसिल करके n-r लिखा, बाकी वही स्टेप है जो ऊपर लिखा हुआ, चेंज नहीं है। अभी आपने वही बात करनी है कि किसको मैंने एक्सपेंड करना है। अभी आप देखें n-1 जो है, और ये n-1 का फैक्टोरियल और n-1 का फैक्टोरियल, ये तो बीच में कॉमन है, इसको आपने ओपन नहीं करना। अभी आप इन दोनों वैल्यूज को बेटा देखो। अभी आप देखें इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, नजर आ रहा है कि छोटी वो वैल्यू होती है जिसमें कोई चीज माइनस हो जाती है। आपके पास 10 रुपीज है, मैं -2 कर देता हूं तो आपकी वैल्यू छोटी होगी ना, आपका टोटल छोटा हो गया। पहले 10 था, अभी कितना रह गया, -2 करने से 8 रह गया। तो माइनस करने से चीज कम होती है, वो छोटी वैल्यू होती है। अभी आप देखें ये क्या है, n-r है, अगर उसमें से एक माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है। तो बार बार आपको समझाता हूं, हमेशा बड़ी वैल्यू एक्सपैंड होती है। ठीक है, उसको आप ओपन करते हो। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, n-r लिखा, आगे जाऊंगा तो एक टर्म कम हो जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा n-r-1। तो देखिए मैंने वहां लिखा और वहां पे मैंने फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही टर्म एक्सपैंड करनी थी। क्यों, वो मुझे यहां पे नजर आ रही थी। तो देखें बेटा ये दोनों एक जैसी हो गई, ये देखें, इसलिए मैंने इसको ओपन किया। अभी आप देखें, आप कॉमन लेंगे, n-1 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, n-r-1 फैक्टोरियल इसमें भी है, n-r-1 फैक्टोरियल इसमें भी है। तो मैंने कॉमन ले लिया n-1 फैक्टोरियल, n-r-1 का फैक्टोरियल बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू बाहर कॉमन आ गई, यहाँ 1 रह गया। यहाँ पे क्या रह गया बेटा, r, और यहाँ पे क्या रह गया n-r, क्योंकि ये दोनों बाहर कॉमन आ चुके हैं, वो देखें बाहर लिखे हुए। ठीक है जी, अच्छा अभी आपने क्या किया, सिंपल n-r इसका वो ले लिया एलसीएम, यहाँ पे क्या आएगा n-r और यहाँ पे क्या आएगा r, सिंपल एलसीएम। अभी आप देखें r से कैंसिल हो रहा है, ऊपर n आ गया, नीचे n-r आ गया, तो ये दोनों वैल्यूज और ये मैंने उधर लिख दी है, वो देखें सेम। अभी आप देखें कि यहां पे आपके पास आ रहा है n, इस n को मैंने शुरू में देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, n को इधर लिख दिया और n-1 फैक्टोरियल को इधर लिख दिया। हमेशा बेटा लेफ्ट पे बड़ी वैल्यू होती है और आगे उससे छोटी होती है। n-1 छोटी है तो उसको मैंने बाद में लिख दिया। इनमें भी देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, n-r बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे r में एक और माइनस हो रहा है, छोटी हो गई है, इसको बाद में लिखेंगे। तो देखें बेटा कंसेक्टिव टर्म्स बन गई, ऊपर भी नीचे भी। n के बाद क्या आता है n-1। तो देखें जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि n इंटू n-r जो है वो बेसिकली n में क्लोज हो सकता है। इससे अगली वैल्यू क्या है n-1, तो इसे मैं क्लोज करना चाह रहा हूं तो किस में करूंगा, लेफ्ट फर्स्ट पे जो आ रही है n फैक्टोरियल इसका आ गया, इसको ओपन करेंगे फिर यही आएगी। इसी तरह देखें n-r से अगली वैल्यू कौन सी होती है n-r, अगली वैल्यू का मतलब एक कम यानी -1, तो -1। इसे मैं अगर क्लोज करूंगा तो लेफ्ट फर्स्ट पे क्या है n-r का फैक्टोरियल, इसे आप ओपन करेंगे एक टर्म के साथ तो यही आएगा, इसको भी एक टर्म के साथ ओपन करेंगे तो यही आएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आ गई है। तो देखें बेटा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल, आपको फार्मूला याद हो चुका है किसका है, NPR का। तो यही हमने लेफ्ट पे लेकर आना था। इस तरह पे सेकंड पार्ट जो है वो भी हो गया और ये प्रूव आपने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। लेटर का मतलब बेटा कैरेक्टर होता है, जैसे A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, उसे लेटर कहते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कितने हम वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं, ये ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर्स इज टू बी रिपीटेड। अच्छा बेटा, इसके स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन परम्यूटेशन, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन दिया जाता है नॉट रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं आपने करना।
किसी भी एक, अगर आपने करैक्टर को यूज कर लिया, लेटर को यूज कर लिया, तो उसको दोबारा इस्तेमाल मत करें। वो कह रहा है ये जो पाइथन लिखा हुआ है, पाइथन, इसको कह रहा है इसको आप इस्तेमाल करें और इससे बताएं कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। और आपने सारे के सारे करैक्टर यूज करने हैं, सारे लेटर यूज करने हैं, यानी पी बी, वाई बी, टी बी, एच बी, ओ बी, एन बी सारे यूज करें। देखें, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स, सारे लेटर को यूज करें और बताएं कितने नंबर ऑफ जो हैं वो वर्ड्स बन सकते हैं। जब क्या करो, व्हेन नो लेटर्स इज टू बी रिपीटेड, किसी भी एक लेटर को रिपीट नहीं करना। पी इस्तेमाल हो गया तो हो गया, दोबारा ना आए। वाई इस्तेमाल हो गया तो हो गया, दोबारा ना आए। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखें, आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये भी शॉर्ट में अक्सर क्वेश्चन आता है बेटा, इसको भी आपने फोकस करना है अच्छे तरीके से। तो एन आपके पास, एन का मतलब नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो एन 6 आ गया। अच्छा, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, वो कह रहा है सारे के सारे लेटर्स आपने यूज करने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। तो सिंपल देखें बेटा, जब सारे यूज करने हैं और वर्ड्स कितने हैं, तो आपके पास जो है वो 6 ही आ गया। यानी आप समझें कि n की वैल्यू जो है ना, n की वैल्यू वो भी 6 है, और अगर मैं यहां पे लिखूं r तो वो भी 6 है, क्योंकि वो कह रहा है सारे यूज करो, इनमें से कोई एक नहीं करना, दो नहीं करने, सारे यूज करने हैं। तो जब आपने सारे यूज करने हैं, यूज का मतलब वही सिलेक्शन हो गई, आपने सिलेक्ट कितने करने हैं, सारे के सारे। बात समझ आ गई बेटा। और वर्ड्स कितने हैं, वो भी 6 हैं, तो आर भी 6 आ गया, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 6p6। तो देखिए बेटा, एन की वैल्यू भी 6 आ गई और आर की वैल्यू भी 6 आ गई। तो 6p6 को देखें, अभी आपके सामने मैं कैलकुलेटर से करता हूं, अब देखिएगा। ये देखें, मैंने सबसे पहले क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा 6, और उसके बाद मैंने क्या किया, शिफ्ट, और मैंने कहा था ये मल्टीप्लाई के ऊपर साइन होता है, ये देखो p आ गया। फिर मैंने 6 लिखा, तो आंसर क्या आ गया, 720। तो आपने पेपर में भी इसे डायरेक्ट ही करना, ठीक है। वो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है इतना, मतलब 6 पे फार्मूला बेशक ना लगाएं, यहां बेशक फार्मूला लगाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट भी फार्मूला लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या बोला, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो फिर भी 720 आएगा। तो आप डायरेक्ट पेपर में भी ऐसे कैलकुलेटर से आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से बेटा 720 जो है वो हमारे पास ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो कि PYTHON से बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कोई भी एक लेटर रिपीट नहीं होगा। 720 हम वर्ड्स बना सकते हैं इससे। लेकिन जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम अभी आ गया नेटवर्क, तो नेटवर्क में उसी तरह सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ करैक्टर या लेटर्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है एन की वैल्यू 7 आ गई, एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। उसके बाद सारे के सारे यूज करने हैं, टोटल वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, तो सारे यूज करने हैं, तो आर भी कितना आ गया, 7। जैसे मैं कहता हूं ये टोटल है, इसमें इतने इस्तेमाल करें, टोटल 10 चेयर्स हैं, इसमें 3 आपने यूज करनी है, तो वो जो यूज करनी है वो भी उसने कहा सारे यूज करो। देखिए ऑल लेटर्स सारे यूज करो, तो इसका मतलब है आर भी 7 ही आ गया, तो 7p7 का फार्मूला आ गया, ये बन गया 7, एन भी 7 है और सिलेक्शन भी 7 है। तो 7p7 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 5040 आएगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है उसके करेक्टर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए n8 आ गया। अभी आपने टोटल वर्ड जो सारे के सारे एट अ टाइम यूज करने हैं वो भी 8 ही हैं, तो 8p8 का फार्मूला जो है वो जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो 40320 आएगा बेटा, ठीक है। एक दफ़ा मैं उसका भी आपको ज़रूर बता दूंगा। ये देखें बेटा, सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे 8 लिखा, फिर मैंने शिफ्ट की दबाई, फिर मैंने ये देखें p आ गया, फिर मैंने 8 लिखा, तो आपके पास 40320 आ गया, तो यही मैंने आंसर लिखा, ठीक है जी। तो आपने सिंपल जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और कहा जाए कि सारे के सारे लेटर यूज करने हैं और बनाने हैं, बताना है कि कितने वर्ड्स बनेंगे और कोई भी एक लेटर रिपीट नहीं होगा, तो आपने इसी तरह ही करना है बेटा कि n का मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, और सिलेक्ट सारे के सारे करने हैं, तो आपका r भी 7 ही आ गया। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है, तो आप फिर उसे 7p7 का फार्मूला लगाएं, इसमें 8p8 और इसमें 6p6, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5 की तरफ चलते हैं। उम्मीद आपको अच्छा समझ आया, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, सिर्फ आपने ज़हन में रखना है कि एन क्या है और आर क्या है, वो अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग एट अ टाइम। वो कह रहा है कि जैसे देखें बेटा,
कोई भी एक रेस है कह लें, वहाँ पे आप मुख्तलिफ जो कलर के आपके पास फ्लैग हैं उनसे आप सिग्नल देते हो भाई रुक जाओ या एक्टिव हो जाओ और आप जो है वो निकल पड़ो, ठीक है। वो मुख्तलिफ सिग्नल्स होते हैं फ्लैग्स के जरिए दिए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि कितने सिग्नल्स आप दे सकते हैं। अगर आपके पास 6 फ्लैग हों, अगर आपके पास 6 फ्लैग हों तो कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं, जो कि 6 फ्लैग जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं, यानी एक ग्रीन है, एक ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है, इसी तरह डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं और कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आप दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है कि आपने क्या करना है, आपने 2 फ्लैग सिर्फ एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 के 6 नहीं यूज कर सकते आप। वो कह रहा है कि यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमेशा आपने ढूंढना होता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम या ऑब्जेक्ट कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं बेटा, 6। तो n की वैल्यू 6 हमें पता चल गया जी, n 6 आ गया। उसके बाद आ गया नंबर्स ऑफ सिग्नल्स 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। 2 फ्लैग आपने करने हैं, सिलेक्शन आपको पता चल गई। मैंने आपको बोला टोटल में से सिलेक्शन आर होता है, टोटल में से सिलेक्शन आर होता है। तो 2 को सिलेक्ट करना है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। मैं आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख भी देता हूं, ये देखें आर आपके पास 2 क्योंकि सिलेक्शन 2 की है। तो देखें फार्मूला पर क्या बन गया, फार्मूला क्या होता है, एन पी आर। एन की जगह पे 6 आ गया और आर की जगह पे 2 आ गया। तो फार्मूला आपने लगा दिया। यहाँ पे बेशक आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया। आप इसका कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर लिखें, फार्मूला अप्लाई कर दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फार्मूला अप्लाई कर लिया करें। तो देखें बेटा क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आ गया 6 का फैक्टोरियल और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल। अभी आप देखें उसी तरह ही कि आपने 6 को 4 तक ओपन करना है। तो ये आ गया देखें बेटा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पर मैंने रोक दिया, क्यों, नीचे मुझे 4 फैक्टोरियल मिल रहा है। तो मैंने इन दोनों को कैंसिल किया तो 6 और 5 बच गया, 6 बाय 30। तो आपके पास 30 जो है वो आपके पास ऑप्शंस होंगी कि आप 6 फ्लैग जो कि डिफरेंट कलर्स के हैं, अगर आप 2 यूज करें तो आप जो है कितने नंबर ऑफ सिग्नल दे सकते हैं, 30 सिग्नल्स दे सकते हैं आप। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में लिखा हुआ है हाउ मैनी सिग्नल्स, दोनों कॉपी हैं, 5 और 6 मैंने आपकी सहूलत के लिए दोनों कर दी हैं, है दोनों एक ही हैं। इसमें सिंपल वो क्या कह रहा है, कहता है कि आप 5 फ्लैग अभी यूज करें और जो डिफरेंट कलर के हैं, और आप क्या करें कि व्हेन एनी, अच्छा इसमें ये सिर्फ सॉरी ये कह रहा है, थोड़ा सा चेंज है, वो कह रहा है व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग आर यूज एट अ टाइम। वो कह रहा है कि आपने यहां पे तो कंडीशन क्या थी कि आपने 2 फ्लैग यूज करने हैं, यहां पे वो कह रहा है कोई भी फ्लैग यूज कर ले, 5 में से कोई भी फ्लैग यूज कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, जितने मर्जी कर लें। बात समझ आ गई बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 निकालेंगे, क्योंकि उसने हमें बताया ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ फ्लैग सिग्नल के लिए यूज करें। टोटल तो बता दिया 5 है, कितने करने हैं, 2 करने हैं, 3 नहीं। तो हमें सबका निकालना पड़ेगा 1 बाय 1। तो देखिए मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स n 5 आगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग, कोई 1 करें, 2 करें, 3 करें। तो अब 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले टोटल कितना है बेटा 5, आपने पहले कर दिया आर की, आर क्या होता है, नीचे होता है ना हमेशा एन पी आर। तो पहले आपने फर्स्ट को चेक कर लिया, 5 में से 1 फ्लैग को, फिर 5 में से 2 फ्लैग को, फिर 5 में से 3, फिर 5 में से 4, 5 में से 5। क्योंकि देखिए बेटा एनी नंबर लिखा है, अभी हमें पता ही नहीं कितने फ्लैग यूज करने हैं, तो हमें सारे 1 बाय 1 करने पड़ेंगे। आर की वैल्यू पहले 1 रखनी पड़ेगी, 1 मैंने फ्लैग से सिग्नल दिया, फिर मैंने 2 से सिग्नल दिया, फिर मैंने 3 से दिया, फिर मैंने 4 से किया, फिर मैंने 5 से ऊपर, तो ज़ाहिर नंबर टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं वो तो n ही आएगा। तो np1 अब या np1 जो अगर आप 5 होता है बेटा, np2 कैलकुलेटर से ले लें वो 20 आएगा, np3 60 आएगा, np4 120 आएगा और np5 120 आ जाएगा। यानी np4 और np5 दोनों का आंसर सेम होता है, आप कैलकुलेटर से ले भी सकते हैं। इन सब को प्लस करें 325। अगर आपके पास 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स हों और डिफरेंट कलर के हों और आपने सिग्नल देना हो और उसने कहा हो कि आप कोई भी फ्लैग यूज करें, एक वक्त में 1 कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, कोई भी, तो फिर टोटल 325 नंबर ऑफ सिग्नल्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट विद ईच डिजिट ऑड। मैं आपको बार बार इस लफ्ज को तारफ करा चुका हूं बेटा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी अलग अलग, बिल्कुल अलग, एक ब्लैक तो फिर दूसरा वाइट, अलग। ठीक है, वो कह रहा है कितने नंबर ऑफ डिजिट जो है वो आप बना सकते हैं अगर आप मुख्तलिफ नंबरों को इस्तेमाल करें, लेकिन नंबर क्या जो बनाने हैं वो कौन से होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। वो कह रहा है नंबर ऑड होने चाहिए। 4 डिजिट नंबर आप बनाएं,
ठीक है, और वो नंबर सारे बनाते हुए मुख्तलिफ होने चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं करने। यहाँ पे आप समझे, मैंने आपको बोला था कि परमुटेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर नॉट रिपीट आता है, तो डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब ही यही हो गया, मुख्तलिफ नंबर, यानी रिपीट नहीं होंगे। अगर 5 पहले आया है, दोबारा 5 आ गया नंबर बनाते हुए, तो इसका मतलब है कि आपने रिपीट कर दिया। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आपने नंबरों को रिपीट नहीं करना, ठीक है जी। और लेकिन कंडीशन क्या लगाई है, जैसे उसने कंडीशन पिछले क्वेश्चन पे लगाई थी कि आपने क्या करना है, 2 फ्लैग का सिग्नल देना है, 2 लेने हैं। यहां पे उसने कंडीशन लगा दी भाई ऑड नंबर आपने लेने हैं खाली, ठीक है। जो भी आप क्या करेंगे, नंबर बनाएंगे, वो कौन सा, 4 डिजिट नंबर। जैसे देखें बेटा, अगर मैं बोलूं कि 1000 जो होता है वो 4 डिजिट नंबर होता है ना, उसमें एक 1 होता है, 3 0 होते हैं, उसे कहते हैं 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर मैं 3025 लिखता हूं तो वो भी एक 4 डिजिट नंबर है। वो कहता है 4 डिजिट नंबर बनाओ, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो देखिए, मैंने टोटल नंबर आप जितने भी काउंटिंग में होते हैं कितने होते हैं, 0 से 9 तक मैंने लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर बताए नहीं हुए। तो आपने 0 से 9 तक नंबर ले लिए, अभी आपने उनमें से निकाल लिए अपनी चॉइस। वो क्या है, वो आपको पता ही है, वो आर होती है चॉइस। वो कितनी है, वो ऑड है, तो ऑड नंबर निकाल लेते हैं जी। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी ऑड नंबर, और ये हमारी सिलेक्शन है, यानी आर की वैल्यू है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अच्छा, अभी आप देखें कि इसमें आपने क्या करना है, लेकिन यहां पे सॉरी, आर जो है सिलेक्शन हमारी क्या है, उसने कहा 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन आपके पास ऑड नंबर कितने आ गए हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये तो 5 डिजिट नंबर हो गया, हमने तो 4 बनाना है, तो इसका मतलब है आर उसने कंडीशन जो दी है, आर आपका यहां पे 4 होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है ना आपने। टोटल नंबर एन, उसमें से सिलेक्शन 4 डिजिट नंबर आपने बनाना है, वो आर है। आर जो है वो सिलेक्शन है कि 4 डिजिट, ठीक है जी। अच्छा, अभी आप देखिए फार्मूला लगा दें, एनपीआर, एन आपके पास 5 आ गया, आर आपके पास 4 आ गया, तो एनपीआर कैलकुलेटर से लेंगे तो 120। तो 120 ऐसे जो 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे जो कि ऑड होंगे, तो ये 120 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। वो कहता है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 100 और 1000 के दरमियान। 100 इसका मतलब है आपने 100 से आगे चलना है और 1000 से पीछे रहना है, इन दोनों के दरमियान कितने नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। डिजिट क्या यूज करने हैं, 0 1 2 3 4 5, ये नंबरों को यूज करते हुए 100 और 1000 के बीच में आप क्या करें, आप बताएं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। विदाउट रेपिटेशन इसमें आता है, मैं आपको बोल दिया, उसने कह दिया कि किसी नंबर को आपने रिपीट नहीं करना। अगर आपने 1 यूज कर लिया तो दोबारा 1 ना बनाए। जैसे देखिए, मैं 1112 बनाता हूं, 1 को मैंने 3 दफा यूज कर लिया, 1 को 1 दफा, 0 को 1 दफा, 2 को 1 दफा, 3 को 1 दफा, दोबारा ना आए। विदाउट रेपिटेशन का मतलब ये है। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिवाइजेबल बाय 5। वो कह रहा है कि आप ये भी बताएं कि कितने 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, वो भी बताएं। द टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विदाउट रेपिटेशन। बगैर रेपिटेशन के सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे बिटवीन 100 एंड 1000। तो देखें बेटा, इसको थोड़ा जो है ना वो यूनिट और वो जो होती है इसमें लिख लें तरतीब में। आपको पता है यहाँ पे 100 होता है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे यूनिट होता है, 110 यूनिट। अब एच टी और यू का मतलब है 110 यूनिट्स। अच्छा देखें, अभी आप देखें, आपने जो नंबर बनाने हैं वो जो 100 और 1000 के बिटवीन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो कितने वर्ड्स है। देखें बेटा, 0 को तो मैं पहले रख नहीं सकता। अगर मैंने जो है वो वर्ड्स बनाने हैं, तो अगर मैं देखें लिखूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 012 का मतलब 12 ही है। लेफ्ट पे मैं 0 नहीं रख सकता हूं, लेफ्ट पे 0 नहीं रखूंगा तो टोटल पर नंबर कितने बच गए, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा, अगर इसको मैं पढ़ूं, अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा कि 12,345। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही वैल्यू लिखी हुई है, 0 तो आप कंसिडर नहीं करेंगे। आपको पता है लेफ्ट एक्सट्रीम पे 0 कंसिडर नहीं होता। 0 12 का मतलब 12 ही होता है, 0 नहीं होता। हाँ, इधर 0 आएगा तो फिर वो अकाउंट होगा राइट पे, लेकिन लेफ्ट एक्सट्रीम पे 0 का मतलब होता है नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। ये वैल्यूज आप ऐसे काउंट करेंगे तो आप पढ़ेंगे 12,345, ठीक है। तो इसलिए नंबर बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5। तो अभी आपने इसका मतलब है 5 आप लिखेंगे, 100 में 5 आ गया, और आप लिखेंगे यहाँ पे 5p1, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, क्योंकि नंबर आपने एक एक करके यूज करना ना। उसके बाद देखें नेक्स्ट पे जब हम चलते हैं, तो आप 10 पे जब जाएंगे, तो देखिए बेटा, मैं जब मैं 10 पे जाऊंगा, तो अगर मैं देखें सबसे पहले मैंने 5 को यूज कर लिया, मैंने 5 को यूज कर लिया, बाकी नंबर कितने रह गए, 1 2 3 4।
और ये एक 5 जब मैं 10 पे आऊँगा, ठीक है, क्योंकि 0 जब आगे यूज़ होगा, 5 पहले अगर आ गया तो फिर तो 0 कंसिडर होगा। इसी तरीके से जब मैं नेक्स्ट जाऊंगा, यूनिट पे जाऊंगा, तो कितने बाकी नंबर रह जाएंगे? 2 नंबर यूज़ हो चुके हैं, 2 नंबर यूज़ हो चुके हैं, बाकी कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4, तो बाकी 4 रह जाएंगे। तो इसका 4p1 आ गया, इसका 5p1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 5p1 और 4p1 ये आपने लिख लिया। 5p1 का मतलब 5 होता है, 5p1 का 5 होता है, 4p1 का मतलब 4 होता है। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 25 4 100, तो आपके पास 100 नंबर ऑफ डिजिट आएंगे जो कि 100 और 1000 के दरमियान है। यानी आपके पास 100 नंबर्स आ जाएंगे जो 100 और 1000 के बिटवीन है, ठीक है, समझ आई, विदाउट रेपिटेशन। तो इसका आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखें, अभी हमने वो नंबर लिखने हैं, उसने कहा ये भी बताएं कि कितने 100 और 1000 के बिटवीन ऐसे नंबर आते हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने लिखा 100। अभी आप देखें वो कब आएंगे, जब वो मैं बताता हूं आपको। देखें, सबसे पहले आपने लिखा कि हंड्रेड्स में कितने आएंगे, हंड्रेड्स में आएंगे आपके पास सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो वो आपने वो के हंड्रेड्स में कितने आ जाएंगे? 5। उसमें एक जब कम होगा तो टेंस में कितने चले जाएंगे? 4, ठीक है। बात समझ आई? मैं 0 को अभी मैंने एंड पे लिख दिया, 0 को मैंने एंड पे लिख दिया, सही है, समझ आई। तो 0 मैंने लिख दिया। तो अभी आप देखें, इसको क्या लिखेंगे? 5p1, इसको क्या लिखेंगे? 4p1, इसको क्या लिखेंगे? आपको पता है कि ये एक ही दफ़ा आया ना, एक ही जगह पे, तो इसको 1 लिखेंगे, 1p1। तो 5p1 का 5, 4p1 का 4 और 1p1 का 1। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ गए, ठीक है। बात समझ आई? क्योंकि देखें बेटा, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप इसमें देखें, ये जो आपके पास वर्ड्स हैं, अगर मैंने 5 का मल्टीपल बताना है, कहता हाउ मेनी ऑफ देम आर डिवाइजेबल बाय 5, तो 5 पे डिवाइड होने वाले कौन से आएंगे जब आखिर में इनमें से कौन सा आएगा? देखिए, अगर 4 एंड पे आता है तो 5 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में से भी नहीं आएगा, तो आखिर में अगर 0 आएगा या 5 आएगा, आपको पता है 0 और 5 अगर आखिर में हो तो वो 5 के टेबल में डिवाइड होते हैं। पहले मैंने 0 को चेक किया है और फिर उसके बाद मैंने 5 को चेक किया है, ठीक है। तो बात समझ आ गई आपको? अभी मैंने आखिर में क्या रख दिया? यहां पे 5, ठीक है। बात समझ आई? अगर मैं आखिर में 5 रखूंगा तो बाकी कितने वर्ड्स रह जाएंगे? देखें, आखिर में अगर बेटा मैं 5 रखता हूं, बाकी कितने रह जाएंगे? 1 2 3 4। 0 को तो मैं शुरू में रख नहीं सकता, वो कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि शुरू में अगर 0 हो तो वो कंसिडर नहीं होता। तो 4 रह गए उसमें। बात समझ आ गई बेटा? लेकिन 0 को फिर मैं नेक्स्ट टाइम आगे तो लिख सकता हूं, ठीक है। उस यहाँ पे तो उसकी वैल्यू होती है, लेफ्ट पे नहीं होती। तो जब मैं आगे लिखूंगा तो फिर मेरे पास कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? तो 5 तो ज़ाहिर है एक ही दफ़ा आ रहा है, अपनी जगह पे तो 1 नहीं लिखेंगे, तो ये 1p1 आ गया, ये 4p1 आ गया, ये भी 4p1 आ गया। तो 4p1 का मतलब 4 होता है, 4p1 का मतलब 4 होता है, 1p1 का 1, तो 4 4 16 आ गया। अभी अपन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 के डिविजिबल आ जाएंगे नंबर्स 100 और 1000 के बिटवीन। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजेबल बाय 5 इज इक्वल टू 20 + 16, तो वो आपके पास आ गया 36, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा 8 कंप्लीट हुआ।